नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार और किसान संगठनों के बीच दो मुद्दों पर बनी सहमति। नए औद्योगिक गलियारों के निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी। भारत भूटान के बीच अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के समझौता ज्ञापन को मिली मंजूरी। यूएई में ब्रिटेन से जुड़े कोरोना वायरस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। और जापान में महसूस किए गए मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को पराली जलाने संबंधी अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत कानून को लेकर आपसी सहमति बन गई। कृषि सुधार कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई वार्ता में पराली जलाने को लेकर किसानों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा प्रस्तावित विद्युत सुधार कानून में सब्सिडी को समाप्त करने की आशंका पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और प्रस्तावित बिजली सुधार कानून में सब्सिडी समाप्त करने की आशंकाओं को दूर कर लिया गया है और इस बात पर दोनों पक्ष सहमत हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि के लिए मिलने वाली बिजली पर किसानों को सब्सिडी जारी रहे और पराली जलाने की घटनाओं में किसानों पर कार्रवाई न की जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार उनकी कठिनाइयों पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी है और जारी रहेगा। सरकार इस पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ वार्ता अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उन्हें विश्वास है कि अगली बैठक में किसानों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है। किसानों के मुद्दों पर सरकार संवेदना से विचार कर रही है और उन्हें आशा है कि आगे की बैठक में इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 86% लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समिति की बैठक में इस आशय के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि इन परियोजनाओं के निर्माण में 7,725 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से करीब 3 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम में 2,139 करोड़ रुपए और कर्नाटक के तुमुकुरु में 1,701 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इन औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3,883.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रेटर नोएडा स्थित मल्टी नोडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी देते हुए निर्यात की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक समिति बनाई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफॉर्मों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है जिसका 96% से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है।
मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न देशों द्वारा जारी RFI, RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच 19 नवंबर 2020 को अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन MOU और उसके आदान प्रदान को स्वीकृति दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस MOU में उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों और भू प्रणाली के उपयोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा। इस MOU के क्रम में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय के सदस्यों के द्वारा एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की सीमा और साधन कार्य योजना पर काम करेगा। इस MOU के माध्यम से भूटान सरकार के साथ सहयोग से मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। UAE ने ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आने की पुष्टि की है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के प्रवक्ता उमर अल हम्मादी ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की। अल हम्मादी ने अमीराती WAM समाचार एजेंसी को बताया कि अन्य देशों से UAE पहुंचे नागरिकों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप समेत संक्रमण के कई मामलों की पुष्टि की गई है। इससे पहले इसी माह ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पहचान की घोषणा की थी, जो अन्य स्ट्रेनों की तुलना में तेजी से फैलता है। कोरोना का नया स्वरूप 70% अधिक संक्रामक है। इसके बाद कई देशों ने वायरस के नए स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटेन से आने और ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया था, जबकि UAE ने हवाई यातायात स्थगित नहीं किया है। UAE में अब तक कोरोना से 2,04,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,81,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 662 लोगों की मृत्यु हुई है। जापान की राजधानी टोक्यो के पास इबाराकी प्रांत में बुधवार को भूकंप के मध्यम तीव्रता के झटके महसूस किए गए। देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उत्तरी इबाराकी में 60 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप के बाद झटकों की तीव्रता 4 तक मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी को जारी नहीं किया गया है। भूकंप से अब तक जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। NHK ब्रॉडकास्टर ने NPP के हवाले से बताया कि टोकई 2, फुकुशिमा 1 और फुकुशिमा 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भूकंप के बाद कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।